Yesterday, we were talking about evolution and growth of gender studies as an academic discipline. उसमें हम उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट मैटर में हमारा पहला पॉइंट था कि जेंडर स्टडीज सोशल रिलेशनशिप्स को देखता है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि मैन एंड वुमेन का वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन देखता है। वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप का मतलब क्या हो सकता है? एक तो था प्योरली सोशल रिलेशनशिप्स, दूसरा वाइडर वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसमें मतलब आपके सामने पूरी सोसाइटी है। एक तो है ना कि आप देख रहे हैं कि हाउ women आर ट्रीटेड व्हेन दे गो आउट आउट ऑफ देयर होम। एक तो ये होगा कि सोशल रिलेशनशिप्स उनके कैसे हैं, या घर में उनके रिलेशन कैसा है। एक है कि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें किसी भी सोसाइटी की, तो किसी भी सोसाइटी में एक ब्रॉडर पिक्चर देखें, उसमें आपका यानी बतौर मुआशरा, बतौर सोसाइटी या बतौर स्टेट, बतौर सिविलाइजेशन एक औरत को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ अ वुमेन इन civilization, in a specific civilization और in overall society। ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल किसी एक दो डोमेन में वुमेन के साथ बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो। हम किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट वेस्ट, हम वहाँ देखते हैं कि मे बी वुमेन को कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट हो। वर्क प्लेस पे उनके भी इश्यूज हो, जिसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, तो वो वहाँ पे भी है। इसी तरह उनके खिलाफ कुछ और जगह पे मे बी फॉर एग्जांपल ब्लैक वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता हो। तो वाइडर सोसाइटी में ओवरऑल हम बात करें तो औरत की पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, तो वाइडर सोशल रिलेशंस। तीसरा हमारा पॉइंट था कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ जेंडर। इस पे हमने बात की हिस्टोरिकली और कल्चरली डिफरेंट कल्चर्स में। अब देखें एग्जामिनर को, एज ए स्टूडेंट एग्जामिनर को आपसे कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके उसने नहीं आपसे पूछा, आपने उसे एक्चुअल सोसाइटीज की ही एग्जांपल्स देनी है, रियल एग्जांपल्स देनी है रियल लाइफ से। अगर आप उसे अक्रॉस द ग्लोब कुछ अच्छी एग्जांपल्स दे दें तो उससे बेहतर डिटेल्स नहीं है। आपकी हर हेडिंग में एग्जामिनर को एक एक्सप्लेनेशन नजर आनी चाहिए, हर हेडिंग में एक एग्जाम्पल नजर आनी चाहिए। एग्जाम्पल हो सकती है कोई फैक्ट एंड फिगर, हो सकता है कोई कोटेशन, हो सकती है किसी बुक का रेफरेंस हो सकता है। टाइम्स स्टूडेंट्स के पास इतने रेफरेंसेस नहीं होते। इन दैट केस स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा जो चीज सर्व करती है इन एग्जाम, वो एग्जाम्पल होती है। आप बेशक मार्कर के साथ एग्जामिनर को एग्जाम्पल की हेडिंग दें और उसको बताएं, तो आपकी वो हेडिंग अपने लिहाज से जस्टिफाइड है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये पॉइंट है कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ जेंडर, इसमें हम उसे क्रॉस कल्चर्स एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन बता सकते हैं, एक कंपैरिजन दे सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स का कि वहाँ औरत की कैसे ट्रीटमेंट हुई। और आप इस कंपैरिजन में ही अगर आप 3-4 सोसाइटीज का लिखेंगे तो आप एक मुनासिब एक्सप्लेनेशन लिख चुके होंगे। अगला हमारा पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जेंडर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। जेंडर स्टडीज का ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। How division of labor occurs in a society. In any society, sorry, in any society, is there any such thing as division of labor? And if there is division of labor, what kind of jobs are given to women? What kind of jobs are assigned to men? इनमें डिफरेंसेस क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेस्टीज कनेक्टेड, विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ जॉब कि उसमें फिजिकल वर्क ज्यादा है, मेंटल वर्क ज्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस एट द वर्क प्लेस। और औरतें जहाँ जो है वो काम करती हैं वहाँ की कंडीशंस क्या होती हैं, जहाँ मर्द काम करते हैं वहाँ की उस वर्क प्लेस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो अब आपके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस आ गए ना। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस आ गए जिसमें आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर किन ग्राउंड्स पे की जाती है, किस तरह की जाती है। एज ए सोसाइटी, मर्द हो या औरत, आप सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में किन ग्राउंड्स पे। बहरहाल जेंडर स्टडीज का ये डिसिप्लिन है कि डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था
कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में जेंडर की क्या इन्वॉल्वमेंट है। उसमें हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली विमेन की जो है वो लीडरशिप को कंसीडर करेंगे, उसमें हम कुछ अच्छे लीडर्स की भी एग्जांपल्स ले लेंगे। हम उसमें अब इस सेटिंग में यू नीड टू टेल द एग्जामिनर कि दुनिया में टोटल कितनी विमेन लीडर हैं, दुनिया में पॉलिटिक्स में विमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, विमेन के पॉलिटिक्स में इश्यूज क्या हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में सबसे पहले की पोजीशंस कभी भी विमेन को नहीं दी जाती हैं, अगर मिनिस्ट्रीज की बात की जाए जनरली यही होता है। दूसरा, उससे भी बहुत पहले अगर आप डिफरेंट पाकिस्तान को एग्जांपल ले लें, सर्वेज की बात करें तो बहुत से ऐसे सर्वेज हैं जो ये कहते हैं कि बहुत से लोग पॉलिटिक्स को विमेन के लिए फिट ही नहीं समझते। तो दे बिलीव दैट women आर नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स। इफ दे क्रॉस दैट बैरियर, उसके बाद ये परसेंटेजेस आप नेट से ले लें, उसके बाद ये रिसर्चेस आपको मिलेंगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से भी मिलेंगे। उसके बाद अगर विमेन लॉ मेकर्स बन जाती हैं तो उन्हें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज नहीं मिलती। तो ये इश्यूज हैं। फिर उनकी टोटल जो रिप्रेजेंटेशन है आउट ऑफ देयर टोटल नंबर इन द सोसाइटी वो बहुत ज्यादा कम है। तो पॉलिटिक्स में ये कुछ इसकी मेजर डोमेन्स जेंडर स्टडीज एज ए डिसिप्लिन की। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर क्या सकते हैं। पेपर में आ गया कि जेंडर स्टडीज का डिसिप्लिन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। अब आपके सामने मैदान खुला है, आप पॉलिटिक्स पे बात करें, आप इकॉनमी पे बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर पे बात करें, सोशल रिलेशनशिप्स पे बात करें, वाइडर सोशल जो है वो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में उनकी पोजीशन पे बात करें, आप उनकी एज ए ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रिकग्निशन, ऑनर और प्रेस्टीज की बात करें, आप उनके जो है वो उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट जो इश्यूज हैं जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है और उनके जो एक नेचर ऑफ इश्यूज हैं उनकी बात करें कि हर्डल्स क्या हैं, हर्डल्स अगेंस्ट वुमेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हैरेसमेंट आता है, उसमें वायलेंस आता है, उसमें और बड़ी इविल कस्टम्स हैं, वो सिंध में है, सत्ती है, कारोकारी है जिसको ऑनर किलिंग ही कहा जाता है बेसिकली, कारोकारी है। इसी तरह मैरिज विद कुरान है, इनहेरिटेंस राइट्स से उनको जो है वो महरूम कर दिया जाता है, सो डिप्राइविंग देम ऑफ देयर राइटफुल शेयर इन द प्रॉपर्टी। ये आप इस पे बात कर सकते हो। तो एक एनालिसिस इश्यूज की बेस पे हो जाएगा। इस तरह फिर प्रोफेशनल इक्वालिटी पे आ जाएं, अगर आप प्रोफेशंस में बात करें तो वहां पे आप ग्लास सीलिंग और इस तरह की चीजें। फिर एनालिसिस बढ़ता जाए तो आप क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं कि गवर्नेंस के क्या इम्पैक्ट्स हैं विमेन पे, क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स हैं, वाटर क्राइसिस के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो एनालिसिस बढ़ता जाएगा। यानी दिस इज ऑल अबाउट योर आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशन between all those important areas that are related to women or that are being accepted under the umbrella of feminist analysis। सो जहां जहां तक फेमिनिस्ट एनालिसिस बढ़ चुका है वहां वहां तक हम इसको सब्जेक्ट मैटर को ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन जो है इसको करंट चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में सबसे पहले तो थ्योरेटिकल चैलेंजेस आएंगे ना, कि जेंडर स्टडीज की जो थ्योरी है, जो इसमें जो इसका जो लिटरेचर है, जो इसमें डिस्कोर्स है, जो इसमें टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस हैं, उनके रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। उसमें पहला ये है कि जो है वो जेंडर, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको अकॉर्डिंग टू एवरी सोसाइटी, देखिए ना आप वेस्ट में कुछ चीजें तो यूनिवर्सल हैं, जैसे कोई भी सोसाइटी है, अब हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ड्रेस कोड का ज्यादा रिजिड है, वेस्ट में एज सच ड्रेस कोड को लेकर वो रिजिड नहीं है। वेस्ट में वो एज सच विमेन के प्रोफेशन को भी लेके रिजिड नहीं है। वहां पे मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा औरतें सर्व कर रही हैं, तमाम की पोस्ट पे औरतें सर्व कर रही हैं। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी ट्रेंड्स वेरी करते हैं कि हम रोल्स क्या असाइन करते हैं औरतों को बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजी, जिसको हम जेंडर कह देते हैं।
यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर, कि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर है बेसिकली द एक्सपेक्टेशन, सम टोटल ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी and the behavior adopted by women as a result of those expectations based on their biology. This is gender. तो डिफरेंट सोसाइटीज में किस तरह जेंडर जो है वो, ये जो कंसेप्ट ऑफ जेंडर है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको हर सोसाइटी अपने कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे और रियलिटीज हैं औरत की, तो अपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट में हर कल्चर, अफ्रीका की औरत की बात करें तो वहां पे और होगा, इंडिया की बात करें तो और होगा, टॉकिंग अबाउट जापान और चाइना वहां पे और होगा। फॉर एग्जाम्पल जेनिटल म्यूटिलेशन का जो ये जो कल्चर है, ये जो है वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। इसी तरह इंडिया में जो है वो कुछ उनके कस्टम्स वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं। इसी तरह हमारे ट्राइबल सिंध की बात करें, फिर जहाँ जो जो इस्लामिक सोसाइटीज हैं वहां पे कौन सी लिमिटेशंस हैं औरत की, तो सिर्फ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज ए एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, इसका एनालिसिस बहुत मुश्किल है, या मुश्किल नहीं भी है तो एटलीस्ट इसमें गैप्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं कि हम इस टाइम जो जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हम पाकिस्तान में जो जेंडर के रिलेटेड इश्यूज पढ़ रहे हैं वो तो ज्यादातर वेस्ट के पढ़ रहे होते हैं। हमारे पास लिटरेचर उनका है, हमारे पास टर्म्स उनकी हैं, हमारे पास सारे राइटर्स उनके हैं, तो लोकल राइटर्स में किसने लिखा है वुमेन के इश्यूज पे? तो ये चीज है कि हर सोसाइटी अपने कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक्सप्लॉइटिंग पोटेंशियल ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, ये आप लोग कुछ नोट्स ले रहे हैं या बस चुप करके सुनी जा रहे हैं? एनीबॉडी टेकिंग नोट्स? ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा होता हूँ, दीज आर योर हेडिंग्स, तो नोट्स वगैरह लेते रहें, ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। बाकी चीजें मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये भी बिल्कुल यूं समझे मैं हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा लिखें जरूर, यही चीजें आपने एग्जाम में कोट करनी है। एक्सप्लॉइटिंग पोटेंशियल ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं। अब यहाँ पे एक अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि हर जो सोशल साइंस है उसकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। सो दिस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच emphasizes that a subject should take information, rely on information, use information from various other academic disciplines. तो जेंडर स्टडीज सोशियोलॉजी को भी यूज कर रही होगी, एंथ्रोपोलॉजी को भी कर रही होगी, लॉ को भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पॉलिटिकल साइंस को भी, हिस्ट्री को भी, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी, साइकोलॉजी को भी, एंड व्हाट नॉट, जितने भी मेजर जो है सोशल साइंसेज हैं, इनसे कौन से सब्जेक्ट्स जेंडर स्टडीज, कौन से टॉपिक्स जो है, कौन से एरियाज से जेंडर स्टडीज इनकी हेल्प लें। तो जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है वो रिसर्च यूज करते हुए जेंडर स्टडीज अपना एनालिसिस बिल्ड करें। अब इसमें कुछ आप एग्जांपल्स देंगे, जैसे कंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, बेसिकली तो सोशियोलॉजी का है। कंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है भी किसी भी सोसाइटी में थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एंड थ्रू वेरियस सिंबल्स, थ्रू वेरियस मीन्स, थ्रू एक्सपेक्टेशंस, थ्रू रिपीटेड बिहेवियर्स एंड रिपीटेड पैटर्न्स, एक खास किस्म की हकीकत को क्रिएट किया जाता है। दिस इज कंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब बेसिकली ये सोशियोलॉजी का इससे बोरो की है जेंडर स्टडीज ने, जिससे ये इसने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात कर ली। इसी तरह बाकी जैसे साइकोलॉजी से बहुत सारी लेता है कि जो अगर मेन हैं वो वायलेंस पे उतर आते हैं, या रेप है, या और बहुत सी चीजें हैं, तो दे आर इन द साइकोलॉजी ऑफ मैन। या हमारी सोसाइटी में अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इस तरह डेवलप हो जाते हैं कि इन द एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस बच्चों के ड्यूरिंग देयर अर्ली एज, उनकी ग्रूमिंग में इस तरह डेवलप हो जाते हैं दैट दे लर्न टू डोमिनेट, और एंड इन केस ऑफ women they learn to be subordinate to men, or behave like a meek, docile or a submissive creature.
तो ये एक सबमिशन का जो एटीट्यूड है ये हमारी ग्रूमिंग से होता है। तो ये साइकोलॉजी से हमने एनालिसिस ड्रॉ किया। तो ये चीज है कि अगला थ्योरेटिकल चैलेंज जो जेंडर स्टडीज को है वो तो ये है कि सारे डिसिप्लिन्स का जो पोटेंशियल है वो किस तरह इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट किया जाए। अभी अगर आप उन सोसाइटीज की बात करें, आप उन सोसाइटीज की बात करें जहां पे अभी जेंडर स्टडीज कोई इतना एडवांस लेवल पे नहीं गया, तो वहां पे ये सारी चीजें, ये सारा पोटेंशियल अभी यूटिलाइज होने वाला है। इसी तरह ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड एम्पिरिकल रिसर्च, ये चीज है कि जो भी हमारा रिसर्च है, हमारी रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करें। यहाँ पे ये बड़ा सीरियस इशू है कि हमारे पास रिसर्च अवेलेबल नहीं है। इम्पिरिकल बेसिस पे रिसर्च का अवेलेबल ना होना एक अदर जो है वो चैलेंज है जेंडर स्टडीज को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं? ये तो थे थ्योरेटिकल चैलेंजेस। प्रैक्टिकल चैलेंजेस ये हैं कि फ्रंट लाइन जेंडर स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज एंड डिसिप्लिन, ये हमारे जेंडर स्टडीज सिंपली ये कह लें कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। जेंडर स्टडीज को एक सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए या जेंडर स्टडीज को हर सब्जेक्ट में के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा हूँ तो मैं उसमें पढ़ रहा हूँ कि विमेन क्या रोल प्ले कर रही है, एक सेपरेट एनालिसिस हो कि विमेन लीडर्स की पॉलिटिक्स क्या है, विमेन लीडर्स की फॉरेन पॉलिसीज क्या है, विमेन लीडर्स ने वॉर कितनी लड़ी है, विमेन लीडर्स एज ए रूलर कैसी हैं, विमेन लीडर्स ने डिप्लोमेसी में क्या रोल प्ले किया है। तो एक एक एनालिसिस मैंने आईआर में डाल दिया या एक एनालिसिस मैंने पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया। इसी तरह मैं पढ़ साइकोलॉजी ही रहा हूं, उसमें बस एक मैं जेंडर का पर्सपेक्टिव दे दूं, क्यों ना बजाय एक नया सब्जेक्ट क्रिएट करने के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ गैप ही तो यही था कि जेंडर का एनालिसिस मिसिंग था। अब तो आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो जेंडर का एनालिसिस साथ है, तो जेंडर का एनालिसिस उसमें ऐड करें, दैट्स इट, बजाय एक नया सब्जेक्ट क्रिएट करने के। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है? ऑन दी अदर हैंड इस चीज की भी रिक्वायरमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं वो तो हैं ही मर्द की सोच के मुताबिक लिखे हुए, वो मेल डोमिनेटेड हैं, उसमें उन सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज तक सेंटर्ड अराउंड जो है वो मेन है। तो एक सब्जेक्ट ड्यू टू स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ women, due to the extent of issues they face in different societies, and due to the level of ignorance towards the issues of women, ये इतने ज्यादा ये इश्यूज सीरियस हैं कि एक सेपरेट सब्जेक्ट की जरूरत है। So this discussion has not yet settled between different academicians और intellectual circles. सो ऑटोनॉमी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए या इंटीग्रेशन होनी चाहिए, ये पहला प्रैक्टिकल चैलेंज है। फिर रिसर्च के ऊपर जो है वो फोकस हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी में आर एंड डी का तो कल्चर ही नहीं है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक 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 ओवरऑल मतलब दिस इज समथिंग कॉस्टली, और ये उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन सोसाइटीज का, ये तहजीब याफ्ता मुआशरों का काम है, ये उन मुआशरों का काम है जहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे खवातीन सारी अनपढ़ बैठी हुई हैं, बजाय वो पैसा जो है वो जेंडर स्टडीज को डिसिप्लिन पे लगाया, क्यों ना किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, क्यों ना कोई हॉस्पिटल बनाया जाए, या क्यों ना मतलब ये जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं एजुकेशन सेक्टर को, दे आर वेरी मीगर एंड वेरी लिमिटेड। उनको बजाय इसके कि एक औरत को पढ़ा दिया जाए, उसको बेशक वो जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट ना पढ़े लेकिन एक औरत को ग्रेजुएशन करा दी जाए, उसको मैं प्रेफर करूंगा, या मैं इस चीज को प्रेफर करूंगा कि मैं इस चीज पे रिसर्च कंडक्ट करूं कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कितनी औरतों को अवेलेबल है। तो obviously I would go for teaching another woman, I would go for educating another woman
फोकसिंग ऑन ग्रेजुएशन ऑफ अनदर वुमेन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग के कितनी औरतों को, मैं इस चीज पे रिसर्च करूं कि पाकिस्तान में अमीर घरानों में कितने डाइवोर्स होते हैं, गरीब घरानों में कितने डाइवोर्स होते हैं। तो ये असल में जेंडर स्टडीज की जो रिसर्च है वो तो ये है। इस सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी इसी चीज से आएगी। इस सब्जेक्ट का ये डिसिप्लिन जो है ये ग्रो इसी तरह करेगा, बट वी डोंट हैव रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। सो रिसर्च हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो रिसर्च और क्रिएटिविटी पर किस तरह इक्वल एम्फोसिस रखा जाए। सो दिस इज अ चैलेंज, इक्वल एम्फोसिस ऑन रिसर्च एंड क्रिएटिविटी। रिसर्च एंड क्रिएटिविटी पर किस तरह हम इक्वल फोकस रखें, दिस इज अ चैलेंज ऑफ जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक नई नई रिसर्चेस नहीं आती। तब तक रिसर्च का तो फिर लेवल ये है, रिसर्च अपने आप में यानी डाटा जो है, मॉडर्न टाइम्स में डाटा एक इतनी इंपॉर्टेंट रियलिटी है कि इससे आप सोसाइटी का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर सकते हैं। इस चीज पे पाकिस्तान में कितनी एक रिसर्च हुई है कि कितनी ऐसी खवातीन थी जिनका रेप सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो प्रोवोकेटिव किस्म की ड्रेसिंग पहनती जो करती थी। मेरी आवाज कट रही है? आवाज क्लियर नहीं है मेरी? आई वाज सेइंग कि इस टॉपिक पे हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक पे कितनी एक रिसर्च मौजूद है कि विमेन जो हैं, कितनी ऐसी औरतें हैं जिनका रेप इस वजह से हुआ कि उनकी ड्रेसिंग प्रोवोकेटिव होती थी। कितनी ऐसी विमेन हैं, कितनी ऐसी वर्किंग विमेन हैं जो अपने पार्टनर से की तरफ से जो इस वजह से वायलेंस फेस करती हैं कि उनको लगता है कि दे आर एम्पावर्ड इनफ, दे आर अर्निंग, तो मर्दों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो अर्निंग कर रही हैं। सो दीज आर सम न्यू टॉपिक्स, दीज आर द थिंग्स जिससे हम डीपर लेवल ऑफ एनालिसिस पे जा सकते हैं। तो इस तरह की रिसर्चेज के लिए वी डोंट हैव रिसोर्सेज। फिर इंट्रा डिसिप्लिनरी जेंडर स्टडीज को प्रमोट किस तरह किया जाए। इसमें सिंपली ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है जेंडर स्टडी की, उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। और इंट्रा डिसिप्लिनरी जेंडर स्टडी, इसका क्या मतलब है कि जेंडर स्टडी जो है जेंडर के रिलेटेड तो एनालिसिस कर रही है, क्या जेंडर स्टडी अपने एनालिसिस में कोई और सब्जेक्ट्स भी लेके आ सकती है कि हम इस तरह बजाय ये कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो। जी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। बजाय इसके कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हों और उसमें जेंडर स्टडीज जो है वो जेंडर के पर्सपेक्टिव से कोई एक 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 हेडिंग आ जाए या कोई एक पेज आ जाए, उसकी बजाय अगर हम जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन पढ़ रहे हो और उसमें आईआर की कोई बात हम पढ़ें, हम कहें जो है वो बाकी डिसिप्लिन्स को इनकारपोरेट करें जेंडर स्टडीज में, तो ये सम ऑफ द इश्यूज हैं जो सम ऑफ द प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन फेस कर रही है। जी जवेरिया, आपका क्वेश्चन क्या था? Can we incorporate our own opinion? We have to add some influential people's analysis. देखें, अपना एनालिसिस देखें, स्टूडेंट ने चीजें पढ़ रखी होती हैं। इन दी एंड स्टूडेंट को चंद एक कोटेशंस याद होती हैं पेपर में, चंद एक फैक्ट्स एंड फिगर्स याद होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के पास एनालिसिस और एग्जाम्पल ही होती है, और एफपीएससी की रिपोर्ट्स में ये बात आती है कि एग्जामिनर हमेशा इस चीज को फेवर करता है कि किसी स्टूडेंट ने अपना एनालिसिस दिया हुआ हो। एनालिसिस की फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो चले मेरे 81 मार्क्स हैं, तो उसमें एक एक फैक्टर ये है कि मैं
एक हेडिंग दिया करता था स्कॉलरली एनालिसिस या स्कॉलरली असेसमेंट। उसमें मैं एक पेज पे कोई 3 से 4 जो है ना मार्कर के साथ कोटेशंस लिख देता था कि किसी जो है वो फेमिनिस्ट है या कोई इस डिसिप्लिन से रिलेटेड बंदा है, तो उसकी कोटेशन ही बेसिकली उसका एनालिसिस उसको एक्सप्लेन करने की एटलीस्ट पेपर में जरूरत नहीं है। तो 4 कोटेशंस लिखी हुई मार्कर से तो आपका पेज फुल हो जाता है। उसके बाद मैं लिखता था पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल असेसमेंट। उसमें मैं फिर अपना एनालिसिस देता था, जो भी उस क्वेश्चन के ऊपर मेरा एनालिसिस होता था। तो पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल असेसमेंट के नाम से आप जरूर एक हेडिंग बनाएं, एग्जामिनर को बहुत पसंद आएगी। दूसरी बात यह है कि आप इंग्लिश ऐसे कर रहे हो, क्रिमिनोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सोशियोलॉजी हो, आईआर हो, क्रिमिनोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, पंजाबी हो, इस लैंग्वेजेस हो या कोई लिटरेचर हो, ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सोसाइटी से एग्जाम्पल्स दिए बगैर रह ही नहीं सकते या गुजारा ही नहीं होता। सोसाइटी से बाहर सूरत एग्जाम्पल्स देनी होती हैं, और ये आपके वो चीजें हैं जो एग्जामिनर को कन्विंस करती हैं कि इसको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो सोसाइटी से रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा है। तो बाकी पर्सनल एनालिसिस बिल्कुल आप अगेंस्ट या फेवर जैसे मर्जी जाएं, लेकिन एक बात है। एक्सक्यूज, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना वो एग्जामिनर ने जो भी पूछा है आपसे वो उसको जरूर बताएं। एग्जामिनर ने आपसे जो एनालिसिस मांगा है उसको वो दें, उसके बाद आप अपना दे सकते हैं। ये नहीं कि आप लॉ की तरह इसको डील करें। आप लॉ में अगर इंटरनेशनल लॉ में ये और ये गाइडलाइन अबाउट एवरी क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल लॉ में क्वेश्चन आया है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ है या नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको एक साइड लेनी है। एज ए लॉयर आपको डिफेंड करना है अपना केस। आप या कहेंगे इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, या कहेंगे कि नहीं है। बट इन केस ऑफ दीज ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इन केस ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स, आप स्टूडेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन रखता है। स्टूडेंट जो है ना वो सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट पेपर में नहीं लाता। आप उसको बता देंगे जी ये बंदे हैं इस बात के फेवर में बात करने वाले, ये ग्रुप, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इस चीज की सपोर्ट में। उसके बाद यानी आपने उसको दोनों साइड्स दिखा दी। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया है करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया आईआर में, वो आपको कहता है ग्लोबलाइजेशन इज इनहेरेंटली ए बैड फिनोमेना। आप उसको बैड वाले आर्ग्यूमेंट्स भी दें, आप उसको गुड वाले आर्ग्यूमेंट्स भी दें। उसके बाद गुड और बैड के आर्ग्यूमेंट्स के बाद अगर आपको कुछ समझ आता है तो फिर आप अपना एनालिसिस दे दें। सो दिस इज हाउ आप ऑब्जेक्टिव रहते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हाँ एक बात है, जेंडर स्टडीज एज ए डिसिप्लिन में ये बात आप जहन में रखें कि यू डू नॉट हैव टू बी ए फेमिनिस्ट और स्टडीइंग जेंडर स्टडी और फॉर राइटिंग इन एग्जाम। आप बेशक कट्टर किस्म के कोई इंतहाई इंतहाई शदीद किस्म के फंडामेंटलिस्ट हो, या आपको इंतहाई शदीद किस्म के लिबरल, आयशा ये अपना माइक, आप इंतहाई शदीद किस्म के लिबरल हो या इंतहाई शदीद किस्म के आप जो है वो फंडामेंटलिस्ट हो, इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। पेपर आपने उसी तरह करना है जो इस पेपर की रिक्वायरमेंट है। और इस पेपर की रिक्वायरमेंट है कि खवातीन की तारीफ की जाए, खवातीन के मसाइल पे बात की जाए। एक फेमिनिस्ट है, वो कह फॉर एग्जांपल हम रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं, और रेडिकल फेमिनिस्ट के आर्गुमेंट बड़े ज़रा एंटी सोशल से हैं। उनको मतलब सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि वहाँ उन सोसाइटीज़ में भी उसकी अच्छी खासी ऑपोजिशन है। तो अब आप रेडिकल फेमिनिज्म के अगेंस्ट लिखना शुरू कर दें। ये ऐसे ही है जैसे इस्लामिक स्टडीज के पेपर में एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये बंदा बरेलवी है या सुन्नी है या देवबंदी है। तो जो आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो वहां तक रखें। पेपर में आप ये कोशिश करनी है कि जेंडर स्टडीज की बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग रहें। यही ना हो कि आप अब एक
खातून आई थी स्पीकर, सेक्रेटरी लेवल की थी हमारी एकेडमी में, सिविल सर्विसेज एकेडमी हमारे, ड्यूरिंग आर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उन्होंने कहीं बात करते करते, शी वॉज अ वेरी स्टांच फेमिनिज्म एंड आई फेमिनिस्ट एंड आई रेस्पेक्ट दैट। बात करते करते उन्होंने कह दिया कि ये जो तुम्हारे जहनों में जो ये जो तुम्हारे नजरात है ना, जिनकी फॉसिल्स की तरह जो है वो तुम्हारे जहनों में जो गोबर भरा हुआ है, बातों बातों में उनके मुंह से ये बात निकल गई। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप मतलब ये कह रहे हैं कि कोई खवातीन को कह रहे हैं कि इनका तो दिमाग ही खराब है, ये 8 मार्च पता नहीं क्या चीज है और ये उनकी ड्रामेबाजी है, ये चीज नहीं करनी। जेंडर स्टडीज को जेंडर स्टडीज की तरह ट्रीट करना है, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन जो भी हो। इस पे आज हमारा पहला क्वेश्चन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, कंप्लीट हुआ। तो आज हम थोड़ी क्लास लंबी रख लेते हैं, क्योंकि कल भी क्लास मुख्तसर हुई थी, तो थोड़ा सा एक और टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये क्लास एंड हो, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो खुद से मीटिंग शुरू कर दे और मुझे होस्ट बना ले, या मैं फिर अगेन मीटिंग स्टार्ट करके उसका लिंक भेज दूंगा। एक ही बात है, मैं स्टार्ट करके उसका लिंक भेज दूंगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये तो हम पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। अब जरा देखते हैं कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इस मीटिंग को एंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये एक ही लेक्चर है, क्योंकि मैंने लेक्चर वाइज अपलोड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर उसको नई मीटिंग में स्टार्ट करते हैं, ताकि वो एक अलग से टॉपिक हो। तो ये मीटिंग में एंड करके फौरन आपको लिंक भेज रहा हूँ दूसरी मीटिंग का। आज रख लें क्लास, अगला टॉपिक कर लें अभी, या नेक्स्ट क्लास में कर लें, जैसे आप लोग कहें। हरी अप, लेट मी नो कि आज ये रख लें या ना रखें। ओके।